सो हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बायो में देखा था रिप्रोडक्शन के बारे में। जो मैंने बताया था 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी, लिविंग थिंग्स की या लिविंग बीइंग्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी बताई थी? पहला मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में एक तो ग्रोथ हो गया आपका और एक रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं थे? क्योंकि कुछ लिविंग्स में पाई जा रही थी और कुछ में नहीं पाई जा रही थी। और इसमें से ये दोनों जो हैं, कुछ जो ग्रोथ था वो नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा था और रिप्रोडक्शन हमारा सारे लिविंग्स में नहीं पाया जा रहा था। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने देखा था। अब आज क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। मेटाबॉलिज्म, अगर हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म की, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which biochemical reaction, biochemical reaction, सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, बायो और केमिकल दोनों होंगे। कौन से? बायो और केमिकल दोनों रिएक्शन परफॉर्म होंगे। इट इज अ प्रोसेस इन विच बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड और कहां पे परफॉर्म होंगे? इनसाइड द सेल। किसमें? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। परफॉर्म इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर कहां पे? सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में। इतनी चीजें मैंने बताई थी आपको पहले लेक्चर में, बताया था जब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग बता रहे थे। तो इनसाइड द सेल और कहां पे? साइटोप्लाज्म में। तो ये पहले लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म के बारे में। और इसमें ये जो रिएक्शन हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म में हो रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां पे परफॉर्म होंगी? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये 2 टाइप की बताया था मैंने, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप के, जिसमें एक में कुछ बनता है और एक में कुछ टूटता है। जिसमें बनता है उसको बोलते थे एनाबॉलिक रिएक्शन और जिसमें टूटता है उस रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये कितनी टाइप की? 2 टाइप की। एक तो एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब देखो, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप की, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन। इतना पहले लिखेंगे। इसमें क्या बताया? एनाबॉलिक में मॉलिक्यूल बनते हैं और उसमें टूटते हैं। तो एनाबॉलिक में क्या होता है?
न्यू मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, मतलब नए मॉलिक्यूल बनते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या था, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता था, तो यहां पे लिखेंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। यहां पे नए मॉलिक्यूल बनते हैं और यहां पे बड़े मॉलिक्यूल ब्रोक डाउन हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल, देखिए इसका एग्जांपल इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसका इसके ऊपर, ताकि अच्छे से दिखे। ये हटा दें। ये दोनों क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम बात करें एनाबॉलिक की, तो इसका एग्जांपल होगा जो प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिक की अगर बात करें तो प्लांट में ही ये भी होता है क्या, रेस्पायरेशन। अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है मतलब वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, अगर प्लांट में रेस्पायरेशन हो रहा है मतलब वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है मतलब नए मॉलिक्यूल बन रहे होंगे, और अगर रेस्पायरेशन हो रहा है मतलब कोई मॉलिक्यूल, यहां पे जो मॉलिक्यूल बना वही मॉलिक्यूल रेस्पायरेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है, उस मॉलिक्यूल का, वो मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो देखिए यहां पे फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है वो देखेंगे, CO2 प्लस H2O क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसी का जस्ट अपोजिट रेस्पायरेशन में कर दीजिए, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज हुआ और क्या बना, CO2 जो एस्केप हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक, ये हटा रहे हैं। बेटा समझाने के लिए बताने जा रहे हैं। ये मान लो कोई मैन है और ये कोई प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को वाटर मॉलिक्यूल कहां से मिलेगा, यहां से। अगर ये रूट है, ये मान लो रूट है, यहां पे हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल डालते हैं तो ये जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंच जाएगा, लीव्स के पास, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, हम लोग CO2 को निकालते हैं बाहर, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इसी CO2 का यूज कौन करेगा, ये प्लांट करेंगे। तो ये CO2 और ये वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों का यूज प्लांट में लीव्स करेंगे और क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाएंगी, जो फूड का काम करती हैं। ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएंगे जो प्लांट के लिए फूड का काम करती हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट बाहर निकाल देगी इसको, इसलिए इसको एरो ऊपर की ओर निकाला है, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्केप आउट हो जाती है। इसका CO2 का यूज करेगा प्लांट और ये क्या निकालेगा बाहर, ऑक्सीजन। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा, उसका यूज कर लेगा, बचा हुआ ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। अब इस ऑक्सीजन का यूज मैन मतलब हम लोग करते हैं, समझ में आया, इंसान करते हैं। फिर इंसान CO2 निकालेगा और प्लांट O2, ऐसे साइकिल चलती रहती है। ये किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। रेस्पायरेशन में जस्ट फोटोसिंथेसिस का उल्टा। ये केवल समझाने के लिए बताया मैंने। अब देखिए
ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। तो कोई चीज अगर बन रही है मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? टूट रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट गया, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन लिख लेंगे और एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब लिख लेंगे। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है। समझ में आया? अब देखिए, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म कहाँ पे चलता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। नॉन लिविंग में सेल नहीं पाई जाती है क्योंकि नॉन लिविंग सेल से नहीं बना है, इसका मतलब किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाएगी। ये मेटाबॉलिज्म चलता क्यों है? यहां पे ये बताइए, एक क्वेश्चन है, व्हाई मेटाबॉलिज्म अकर्स। व्हाई मेटाबॉलिज्म अकर्स, मेटाबॉलिज्म क्यों चलता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म होती रहेगी, ठीक, और उससे एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं, डीएनए बनते हैं, आरएनए बनते हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इट्स एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन से, ठीक, ये भी लिख लेंगे। अब देखिए, किसी भी नॉन लिविंग में सेल नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये लिखेंगे। इसको भी डाल देंगे, इसको हटा देंगे। यहां पे लिखेंगे एक पॉइंट जिससे ये पता चलेगा कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट या परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाएगा। इस वजह से मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मेटाबॉलिज्म become defining property defining property defining property of all living organism। समझ में आया मेटाबॉलिज्म? ये लिख लेंगे पहले, ये लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक इन विट्रो और इन विवो रिएक्शन के बारे में। एनसीईआरटी में दिया है, वो लाइन बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को, तो वो देखेंगे एक बार। हटा दें। अब देखिए,
एक होता है इन विट्रो रिएक्शन, एक वर्ड होता है इन विट्रो और एक वर्ड होता है इन विवो। इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी ऐसी चीज जो उसके ओरिजिनल पोजीशन से हटके अलग कराई जा रही है, मतलब जहां पे उसको होना था वहां पे उसको नहीं कराया जा रहा है, उसके अलावा अलग कहीं टेस्ट ट्यूब में कराया जा रहा है, किसी लैब में टेस्ट ट्यूब में, वैसी कंडीशन देके जैसे उसके नॉर्मल कंडीशन होती थी जहाँ पे वो होती थी, उस जगह पे जैसा टेम्परेचर होता था, समझ में आया, जैसा टेम्परेचर जैसे एंजाइम पाए जाएंगे वैसे ही अलग लैब में ले जाके उसी टेम्परेचर पे, उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, उसी ऑप्टिमम एंजाइम का यूज़ करके अगर कोई रिएक्शन कराया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो रिएक्शन। इन विट्रो रिएक्शन इसकी अगर बात करें तो ये क्या होता है, इन विट्रो रिएक्शन। ये क्या होता है, रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी। रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी मतलब जहां पे उस रिएक्शन को होना चाहिए था बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, वहां पे ना करा के आउटसाइड द बॉडी कराया जा रहा है। और कहां पे, टेस्ट ट्यूब में। इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो रिएक्शन। इन विवो रिएक्शन क्या होता है, इन विवो रिएक्शन। इन विवो रिएक्शन मतलब होता है रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, जहां पे उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, जहां पे उसका नॉर्मल जगह होता है कि हाँ यहाँ पे कराना है सेल के अंदर, तो उसी को बोलेंगे इन विवो रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इनसाइड द सेल या इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल या फिर इनसाइड द बॉडी। समझ में आया, इन विट्रो और इन विवो। मेन चीज ये है इन विट्रो इन विवो। रिएक्शन की जगह अगर फर्टिलाइजेशन होता, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराते, टेस्ट ट्यूब में। जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी जिनमें नहीं होती है, उसमें क्या सजेशन देते हैं डॉक्टर, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और उस फर्टिलाइजेशन से जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जैसे होता है फीमेल्स के अंदर। समझ में आया, ये दोनों लिख लेंगे। अब देखिए ये जो इन विट्रो रिएक्शन है, इन विट्रो रिएक्शन, ये रिएक्शन तो लिविंग है, ये रिएक्शन तो लिविंग है, लेकिन जिसमें कराया जा रहा है किसमें, टेस्ट ट्यूब में, ये तो नॉन लिविंग है ना, टेस्ट ट्यूब में, तो ये नॉन लिविंग है। इन विट्रो रिएक्शन लिविंग है लेकिन टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है, तो लिविंग रिएक्शन नॉन लिविंग थिंग्स में कराया जा रहा है। समझ में आया, तो इन विट्रो रिएक्शन यहां पे लिख लीजिए। रिएक्शन लिविंग क्यों है, क्योंकि जैसा रिएक्शन इनसाइड द सेल होता है सेम वैसा ही रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी या टेस्ट ट्यूब में भी होगा, क्योंकि वही टेम्परेचर दे दिया जो सेल के अंदर होता है, वही एंजाइम दे दिया ऑप्टिमम एंजाइम, इसीलिए रिएक्शन क्या हो गई, लिविंग। लेकिन टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है ना, तो इसीलिए क्या, ऑब्जेक्ट या थिंग्स नॉन लिविंग हो गया। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सॉरी, इन विट्रो रिएक्शन, in vitro reactions are living things. In vitro reaction are living things, but not living, but not living reaction। क्या बोल दिया सर,
इन विट्रो रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन लिविंग होंगी, लेकिन जो बट नॉट लिविंग थिंग्स। इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग, इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग मतलब रिएक्शन लिविंग होंगी बट नॉट लिविंग थिंग्स। ये जो थिंग्स है, थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या, टेस्ट ट्यूब, वो लिविंग नहीं है। टेस्ट ट्यूब ये क्या होगी, ये लिविंग नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है इन विट्रो वाला वो लिविंग होगा। तो ये लिख लेंगे एक बार। देखिए हम लोग जब पेप्सी की बॉटल खोलते हैं तो उसमें जो झाग बनता है वो किसकी वजह से बनता है। अचानक से हिला के खोल दिया पेप्सी की बॉटल, उसमें पाया जाता है एक एसिड जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। समझ में आया। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये जो बताया इसी को समझने के लिए, इन विट्रो रिएक्शन आर लिविंग बट नॉट लिविंग थिंग्स। रिएक्शन लिविंग है लेकिन वो थिंग्स, वो ऑब्जेक्ट टेस्ट ट्यूब वो लिविंग नहीं है। देखिए इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिएगा। H2O प्लस CO2, इससे क्या बनता है, H2O और CO2 से क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये किस में पाया जाएगा, अच्छा ये जो रिएक्शन है H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एसिड, इस पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम को बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम वर्क करता है और क्या बनता है, H2CO3। अच्छा ये जो H2CO3 है ये हमारे अंदर भी बनता है, कहाँ पे, ह्यूमन के आरसीबी में। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये इन ह्यूमंस आरबीसी, ये ह्यूमंस के आरबीसी में बनता है। ये रिएक्शन ह्यूमंस के आरबीसी में बनेगा, तो ह्यूमन आरबीसी मतलब लिविंग हो गया, और इसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है मतलब रिएक्शन भी लिविंग और ये भी लिविंग। तो ये क्या हुआ, इन विवो रिएक्शन। इसको बोलेंगे इन विवो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इन विवो रिएक्शन। अब देखिए अगर यही रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी मतलब ह्यूमन आरबीसी के अंदर ना करा के हम लोग अगर पेप्सी की बॉटल में कराते हैं, पेप्सी की बॉटल में यही कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक, यही कार्बोनिक एसिड पाया जाता है और यही रिएक्शन चलती है। मतलब अगर पेप्सी की बॉटल में देखेंगे तो इसके अंदर जो ये रिएक्शन चल रही है, अगर हम ये देखिए ऑल्सो फाउंड इन पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक बॉटल। अब देखिए अगर ये पेप्सी की बॉटल में पाया जा रहा है, अगर पेप्सी की बॉटल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, इन विट्रो रिएक्शन। कैसा, तब ये क्या हो जाएगा, इन विट्रो रिएक्शन। अब ये इन विट्रो रिएक्शन हो गया, ठीक। अब देखिए इन विट्रो रिएक्शन में ये जो पेप्सी की बॉटल है ये नॉन लिविंग हो गई, ये कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये लिविंग तो है नहीं, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक। लेकिन इसके अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है वो लिविंग होगी, तो यहां पे ये भी लिख लेंगे बट रिएक्शन इज
लिविंग, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है या थिंग्स नॉन लिविंग, बट रिएक्शन जो है वो क्या है, यही वाली चलेगी। तो ये लिविंग होगी, रिएक्शन क्या होगी, लिविंग होगी। ये समझ में आया। यही ह्यूमंस के आरबीसी में भी चलता है, और पेप्सी बॉटल में देखेंगे तो कार्बोनिक एसिड जो बनता है, वो झाग जो बनता है वो इसी एसिड के कारण बनता है। तो रिएक्शन लिविंग लेकिन थिंग्स नॉन लिविंग, तो ये लिख लीजिए पहले। अब ये अगर ये रिएक्शन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सेल के बाहर कराया जा रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कराया जा रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखिए अब ये क्या हो गया, अगर हम पेप्सी की बॉटल की बात करें तो उसमें जो रिएक्शन चल रही है, लिविंग वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, वो कैसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो ये बताइए ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। तो देखिए ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, नाइदर नॉन लिविंग, नाइदर नॉन लिविंग नॉर लिविंग थिंग्स, but surely living reaction, but surely living reaction। तो देखिए अगर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करेंगे तो वो या तो नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ना तो वो नॉन लिविंग में हो, ना तो वो नॉन लिविंग होता है और ना ही लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ये जो होती है वो श्योरली लिविंग हो सकती है। वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, या दोनों ही नहीं हो सकता है। लेकिन जो रिएक्शन होगी वो ये 100% श्योर है कि वो क्या होगी, लिविंग रिएक्शन होगी। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी आइसोलेटेड वो लिविंग होगी। जैसे पेप्सी की बॉटल में मैंने देखा, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्शन थी वो लिविंग थी। रिएक्शन क्या थी, लिविंग थी। ये लिख लेंगे। अब देखिए ये जो मेटाबॉलिज्म है ये किस में पाया जाता है, सेल में पाया जाएगा। मेटाबॉलिज्म only found in cell। ठीक, अब मेटाबॉलिज्म केवल सेल में पाया जाएगा और सेल पाया जाता है लिविंग में। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर सेल की बात करें, सेल मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनना। अगर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सो इफ मेटाबॉलिज्म are considered as defining property defining property defining property of all living organism then ये जो सेल में पाया जा रहा है मेटाबॉलिज्म, तो देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन also considered as
also considered as defining property. Also considered as defining property. ये समझ में आया? देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। मेटाबॉलिज्म सेल में पाया जाएगा। मेटाबॉलिज्म किसमें? सेल में पाया जाएगा। और मेटाबॉलिज्म को क्या बोला गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनना, इसी को बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी क्या होगा? लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। समझ में आया? ये लिख लीजिए। अब ये हमारी बात हो गई किसकी? मेटाबॉलिज्म की। ये हमारी बात हो गई मेटाबॉलिज्म की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्शियसनेस। क्या देखेंगे? कॉन्शियसनेस। चौथी प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। 3 प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। पहला ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म। अब बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा आप लोगों को। कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए चेतना। हिंदी में इसको बोलते हैं चेतना। मतलब तुम किसी चीज को फील कर सको, फील करके उसका रिस्पॉन्स दे सको। समझ में आया? उसी को बोलेंगे कॉन्शियसनेस, सरल और हिंदी भाषा में। अब सुनो बायो की लैंग्वेज में। अगर कोई चीज, मान लो तुम्हारे पास कोई स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस कोई आया। स्टिमुलस आना मतलब, मान लो किसी ने मुझे ऐसे छुआ, या मुझे ऐसे छुआ, तो मुझे फील हुआ कि किसी ने छुआ है। ठीक, अब मैं उसका रिस्पॉन्स दे सकूं या न दे सकूं ये मेरे ऊपर है। किसी ने मुझे छुआ मतलब क्या आया? स्टिमुलस आया। अब उसको रिस्पॉन्स देना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे सकता है या नहीं। स्टिमुलस आया, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना, उसके अगेंस्ट क्या करना? रिस्पॉन्स देना। यही क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। यही क्या हो गया? कॉन्शियसनेस। उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना क्या हो गया? कॉन्शियसनेस। अब देखिए, अब ये जो स्टिमुलस हैं, स्टिमुलस जो हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं। इन्वायरमेंट में स्टिमुलस 3 टाइप के हो सकते हैं। हम केवल ह्यूमंस में स्टिमुलस की बात नहीं करेंगे, प्लांट्स में भी तो बात करेंगे। तो वो 3 टाइप के हो जाएंगे स्टिमुलस। मतलब 3 टाइप से चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, फिर उसी के अगेंस्ट कैसा चेंज खुद में लाना है, कैसा रिस्पॉन्स करना है इन्वायरमेंट के लिए, वो रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर, हाँ ये स्टिमुलस के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। एनी चेंज in immediate environment, मतलब हमारे बाहर जो इन्वायरमेंट है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब हमें स्टिमुलस मिल गया, हमें ऐसा पता चल गया कि बाहर कुछ चेंज है। अब उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। अब ये चेंज फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ये जो चेंज हैं इन्वायरमेंट में, ये फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ये जो फिजिकल चेंज होंगे इसमें आपका आ जाएगा टेम्परेचर, इसमें क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, लाइट और फोटो पीरियड। ये फोटो पीरियड क्या होता है?
टेम्परेचर मान लो गर्मी आया, अब गर्मी में टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा और हमें स्टिमुलस मिल गया कि टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें इन्वायरमेंट में कैसा रिस्पॉन्स देना है, कैसे रहना है गर्मी में, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। लाइट, जैसे टेम्परेचर, लाइट और फोटो पीरियड। फोटो पीरियड अभी आपको आगे बताएंगे कि ये फोटो पीरियड होता क्या है। केमिकल की अगर बात करें तो पॉल्यूटेंट, केमिकल की अगर बात करें इसका मतलब पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो पॉलन ग्रेन को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचा सकें। पॉलन ग्रेन को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचा सके, उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ये क्या करते हैं? परफॉर्म पॉलिनेशन, परफॉर्म पॉलिनेशन। ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं। बायोलॉजिकल, जैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये तो हो गया स्टिमुलस की बात। अब रिस्पॉन्स की बात करें अगर, तो एन एप्रोप्रिएट reaction to stimulus, reaction to stimulus, an appropriate reaction to stimulus, मतलब जैसा स्टिमुलस आया है उसी के एप्रोप्रिएट हमें रिएक्शन उसको उल्टा देना है। किसके? स्टिमुलस के। स्टिमुलस के एकदम एप्रोप्रिएट रिएक्शन मुझे भी उसको देना है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स किसकी बात हो गई? कॉन्शियसनेस की। अब देखिए ये फोटो पीरियड क्या होता है, तो ये पहले लिख लेंगे। देखिए फोटो पीरियड, अगर हम लोग बात करें फोटो पीरियड क्या होता है, तो ये होगा सिंपल सा, इसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, मतलब कितनी देर तक ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर लागू होगा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और ये फोटो पीरियड अफेक्ट करता है, अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और किसमें? इन प्लांट्स और एनिमल्स में भी। ये जो फोटो पीरियड है ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स इस फोटो पीरियड से अफेक्ट होते हैं, इन प्लांट्स और एनिमल्स को बोला जाता है सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर मतलब क्या? मान लीजिए फोटो पीरियड है, अगर किसी प्लांट को ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, मतलब लाइट की टाइमिंग ज़्यादा चाहिए, उसे चाहिए कि ज़्यादा देर तक लाइट रहे, तभी उसका रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सकेगा। तो इसका मतलब वो प्लांट सीजनल ब्रीडर है और वो प्लांट गर्मी में ही रिप्रोड्यूस करेंगे।
अगर मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट उसे कम चाहिए, तभी उसका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम कब होता? ठंडक में। इसका मतलब वो प्लांट सीजनल ब्रीडर है और वो ठंडक में, सर्दियों में ब्रीड करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही प्लांट के केस में होता है, जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स में ही आते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारी कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस की बात हो गई। अब एक आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक टर्म आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अब ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड है, ये जो कॉन्शियसनेस टर्म है, ये स्टिमुलस आया और उसके खिलाफ मैंने रिस्पॉन्स दिया। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लेगा, प्लांट भी कर लेता है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस परफॉर्म करेगा। इसका मतलब कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात आ गई अगर, तो ये क्या होगा? हायर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस की ही हायर डिग्री होती है। इसका मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मतलब ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या मुझे करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। तो ये केवल किस में होगा? ये केवल किस में पाया जाता है सेल्फ अवेयरनेस? ओनली इन ह्यूमंस, ओनली इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में ही केवल क्या होगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। केवल ह्यूमंस में क्या होगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए, कोई अगर, अब ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सॉरी, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर केवल कॉन्शियसनेस पूछता तो वो डिफाइनिंग हो जाता, लेकिन उसने क्या बोला? सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कोई कोमा पेशेंट है, कोई पेशेंट है जो जिसको कोमा में चला गया। अब ये जो कोमा पेशेंट होता है, ये कैसा होता है? ब्रेन डेड। ये कोमा पेशेंट जो होता है, ये क्या होता है? ब्रेन डेड होता है, मतलब ये ब्रेन से डेड होता है। तो अगर ब्रेन डेड है तो इसके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेगी। तो इस कोमा पेशेंट के पास नो सेल्फ अवेयरनेस, नो सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस भी इस कोमा पेशेंट के पास नहीं रहेगा। तो हैविंग नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, अच्छा कॉन्शियसनेस रहेगा लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। हैविंग नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ये कोमा पेशेंट की कहानी हो गई। और ये हमारी बात हो गई कॉन्शियसनेस की। ये चौथी प्रॉपर्टी थी, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग थी। सेल्फ कॉन्शियसनेस इसकी बात नहीं करेंगे, केवल कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग, मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये लिख लीजिए पहले, यहां पे आगे ऐड कर लेंगे बट हैव कॉन्शियसनेस।
सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा लेकिन उसके पास कॉन्शियसनेस तो होगा ही। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी बची है जिसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे छोटी यूनिट हम लोग लेते हैं तो वो होता है एटम। एटम, अब कई सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कई सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? सब सेलुलर लेवल। ये एटॉमिक लेवल पे बात होगी। जब एटम, कई सारे एटम मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात होगी। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके सब सेलुलर लेवल बनाएंगे, मतलब सेल से छोटी। अभी ये सेल नहीं बना, सब सेलुलर लेवल। सब सेलुलर लेवल में दो चीजें आती हैं, एक तो लिविंग आती हैं और एक नॉन लिविंग। तो कुछ चीजें नॉन लिविंग होती होंगी। नॉन लिविंग कौन कौन सी होंगी? जैसे कोलॉइडल सस्पेंशन, ये सब चीजें। कोलॉइडल सस्पेंशन, मिक्सचर, ये सारी चीजें क्या होंगी? आपकी नॉन लिविंग टाइप की सब सेलुलर लेवल वाली होंगी। और दूसरी होंगी जो लिविंग होंगी, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और दूसरी जो होंगी वो क्या होंगी? लिविंग होंगी। अगर लिविंग की बात करें तो इसमें होगा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, जो चीज सेल में पाई जाती है सेल के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। और सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। ये सब चीजें लिविंग हैं। तो ये जो नॉन लिविंग चीजें हैं उसको हटा दो। बायो हम लोग ये लिविंग वाला सब सेलुलर लेवल पढ़ते हैं। कई सारे एटम से मॉलिक्यूल, कई सारे मॉलिक्यूल से सब सेलुलर लेवल, कई सारे सब सेलुलर लिविंग वाले से सेल बनता है, कई सारे सेल से टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, कई सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेंगे? एक पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं या तुम बन के तैयार हुआ, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये जो सेल है, ये जो सेल है, सेल, ये सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मानी गई है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको? सेल को माना गया है। सेल को क्या माना गया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। पहले इसको लिख लेंगे। यही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बस यही है। ये लिविंग है, लिविंग है, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी? लिविंग की। अब देखिए, देखिए मान लीजिए हम लोग अगर पढ़ें ह्यूमन सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें देखिए क्या आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, सिस्टम लिखा है, मतलब ये एक टाइप का क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ये एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलके परफॉर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और जब कई सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा आपका, हार्ट। इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होगा, हार्ट आ जाएगा आपका, लंग्स भी आ जाएगा, आपकी आर्टरी, आपके वेन्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सब क्या है, ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और उसे बोला गया ऑर्गन सिस्टम। और कौन सा ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? तो आज अब यही तक रखते हैं। और आज हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी जितनी भी डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें थी, देख ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। मतलब कितने डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं और कितने पाए जा चुके हैं, कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई हैं, स्पीसीज के बारे में, जीनस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। तो आज के लिए यहीं तक। ठीक, ओके, बाय बाय।